हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है टेस्ट क्विज में। ठीक है, आज हम हीट एंड टेम्परेचर, जो ऊष्मा और ताप वाला हमारा चैप्टर था, लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि ऊष्मा का संचरण ठीक है, सॉरी, ऊष्मा का संचरण जब हमने देखा था तो हमने तीन उसकी विधियां पढ़ी थी। या तो वो चालन से होता है, या तो वो संवहन से, और तीसरा हमने पढ़ा था विकिरण के माध्यम से। ठीक है, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ऊष्मा का प्रभाव क्या क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, या फिर जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे। ठीक है, आपको लेने हैं तीन बर्तन। कैसे? एक आप लेंगे मिट्टी का बर्तन, एक लेंगे आप काले कलर का कुछ पॉलिश किया हुआ बर्तन, और एक वाइट कलर से पॉलिश या फिर कांच का कोई बर्तन। इन तीनों ही बर्तन में आप पानी भर के धूप पर रख दीजिए। धूप पर रखने के बाद आप क्या देखते हैं? आप ये देखेंगे कि इन तीनों बर्तन में कौन सबसे ज़्यादा गर्म होगा, कौन सबसे जल्दी गर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख पाएंगे कि जो काले रंग वाला बर्तन है वो जल्दी गर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये समझ पाएंगे कि जो ऊष्मा है, ठीक है, वो ऊष्मा किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, वो किस किस बात पर निर्भर करेगी कि जो वस्तु है उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, वस्तु की प्रकृति कैसी है। ठीक, वस्तु का जो मतलब वो खुरदरा है या फिर प्लेन सरफेस है। ठीक है, और वस्तु का रंग कैसा है। क्लियर? तो किस किस बात पर निर्भर करेगी कि वस्तु की प्रकृति कैसी है, वस्तु का रंग कैसा है। ठीक है, और वस्तु के ताप पर वो निर्भर करती है। इस तरह से जो ऊष्मा है वो तीन चीज़ों पे आपका निर्भर करेगी: वस्तु के ताप पर, वस्तु की प्रकृति पर, और उसके सरफेस पर। ठीक है, सतह पर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा क्या होती है? जब भी हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो वो क्या होता है? वो गर्म होता है। और जब किसी वस्तु से अगर हम लोग ऊष्मा ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है ठंडा। ठीक है, तो ऊष्मा देने पर क्या होता है? वस्तु का ताप बढ़ता है ना, और ऊष्मा लेने पर वस्तु क्या होती है? वस्तु का ताप कम हो जाता है। ठीक है, और क्या होती है? वो ठंडी हो जाती है। तो इस तरह से आप किसी भी वस्तु को ताप देंगे तो उसके अंदर प्रसार होगा, है ना, वो प्रसार होगा, उसके अंदर एक्सपांड होगा वो। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये थे ऊष्मा के प्रभाव। क्या और क्या होता है? उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ऊष्मा के प्रभाव की। सबसे पहला क्या क्या देखेंगे? किसी भी वस्तु को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है? उसके ताप में वृद्धि होगी या कमी होगी, वो हम देखेंगे कि ये प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है? किसी भी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसमें प्रसार होता है, तो किस तरह के प्रसार होते हैं वो हम देखेंगे। और उसकी भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है ना, उसका अवस्था भी तो परिवर्तित होता है। तो इस तरह से हम ऊष्मा के प्रभाव इन तीन कैटेगरी में देखकर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ताप में वृद्धि। क्लियर? तो हमारा सबसे पहला हेडिंग क्या है? ताप में वृद्धि, ऊष्मीय प्रसार और भौतिक अवस्था में परिवर्तन हम देखेंगे आगे की क्लासेस में। ठीक है, तो ताप में वृद्धि। ठीक है, तो आप देखते होंगे किसी भी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसका ताप बढ़ जाता है, और किसी भी वस्तु से ऊष्मा लेने पर उसका जो ताप है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि कभी भी धूप में जो बेंच पड़ी हुई है, ठीक है, जैसे कि धूप में आप देखेंगे एक लोहे की बेंच रख दीजिए, एक लकड़ी की बेंच रख दीजिए, कौन जल्दी गर्म होगा? ऑब्वियसली आप देखेंगे कि लोहे की बेंच जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है। वहीं आप समुद्र के पास की बात देखिए, ठीक है, पास की बात अगर देखिए तो जो रेत होता है वो दिन के समय गर्म हो जाता है, लेकिन जो समुद्र का पानी रहता है वो उतना गर्म नहीं होता है। क्लियर? तो ये सब क्या है? ये वस्तु के उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि ताप में वृद्धि होगी कि नहीं। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को गर्म करने पर क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित होती है और उसका ताप बढ़ जाता है, और किसी भी वस्तु से ऊष्मा लेने पर ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, तो क्या होता है? उसका ताप कम हो जाता है। क्लियर? अब इसी को हम समझते हैं कि क्या होता है
ठीक है। भिन्न भिन्न पदार्थ है, जैसे कि 1 kg लोहा है और 1 kg लकड़ी है। तो भिन्न भिन्न पदार्थ है, एक लोहा है एक लकड़ी है, लेकिन समान द्रव्यमान के हैं। ये दोनों क्या हैं? 1-1 kg के हैं। क्लियर? तो 1-1 kg के हैं, मतलब मैं एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ। तो वस्तुओं की समान ताप तक गर्म करने के लिए, है ना, इसको गर्म करने के लिए, इन दोनों का अगर आपको टेम्परेचर समान चाहिए तो इसको गर्म करने के लिए और इसको गर्म करने के लिए आपको भिन्न भिन्न ऊष्मा देनी होगी। आप समझ रहे हैं बात? भिन्न भिन्न पदार्थ हो, अलग अलग पदार्थ हैं, वो समान द्रव्यमान 1-1 किलो है ना, उसको समान टेम्परेचर तक लाने के लिए, मतलब अगर आप चाहते हो कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो आपको पता है कि किसको ज़्यादा गर्म करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो उसके लिए आपको भिन्न भिन्न ऊष्मा देनी पड़ेगी, दोनों को अलग अलग ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसे ही हमें देखना है। तो जो उसको दी गई ऊष्मा है वो निम्न बातों पर निर्भर करेगी। तो वो बात क्या क्या है? पहला, वस्तु के द्रव्यमान एम पर। क्लियर है ना? वस्तु के द्रव्यमान एम पर डिफरेंस, ऑब्वियसली जो ऊष्मा है ना, जो ऊष्मा, मैं ऊष्मा की बात कर रही हूँ कि जो ऊष्मा है वो वस्तु के द्रव्यमान एम पर निर्भर करेगी। ठीक है, साथ में वस्तु के ताप में होने वाली वृद्धि, वस्तु के ताप में वृद्धि। ठीक है, तो इसको हम लोग डेल टी से इसको डिनोट करेंगे। ये दो टेम्परेचर के डिफरेंस को बताता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेल टी बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, और वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो ऊष्मा है, ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर, मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू M, निर्भर कर रही है। जो ऊष्मा है वो ताप में होने वाली वृद्धि पर, मतलब कि Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल T, ठीक है, इस पर भी निर्भर कर रही है। और वही वो वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो जो दी गई ऊष्मा है वो किस पर डिपेंड कर रही है? उसके द्रव्यमान पर, ताप में वृद्धि पर, जो टेम्परेचर डिफरेंस उसमें हमें देखने को मिलेगा उस पर, और वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। और इसे कंप्लीटली अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा? ये इक्वेशन Q इज प्रोपोर्शनल टू M और डेल T। जब भी हम लोग ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? Q इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहेंगे S। ठीक है, और ये क्या है? M और ये डेल T। तो किसी भी वस्तु को जो समान द्रव्यमान वाले भिन्न भिन्न पदार्थ को एक समान ताप के लिए दी गई जो ऊष्मा है उसको आप किससे निकाल सकते हैं? Q इज इक्वल्स टू एस एम डेल टी। यहाँ पे जो S है वो क्या है? आपकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा। तो S क्या बता रहा है? स्पेसिफिक हीट या फिर विशिष्ट ऊष्मा को। क्लियर? तो अगर ये S विशिष्ट ऊष्मा को बता रहा है, तो अगर हम इसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, चलिए, तो क्या होगा? विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या हो जाएगी यहाँ से? S इज इक्वल्स टू Q अपॉन, ये यहाँ पे नीचे में आ जाएगा इसके, तो M डेल T। और अगर आप स्पेसिफिक हीट का SI मात्रक देखें तो क्या होगा? Q का क्या होता है? जूल। मास है, द्रव्यमान है, तो ये क्या हो जाएगा? kg। और ये क्या होगा? डिग्री सेल्सियस में हम इसकी वैल्यू को लेंगे। तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा? हमने ये सब पढ़ के हमें पता चला कि जो विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या है। ठीक है, और यहीं पर
ठीक है। यहीं पर अगर हम लोग एकांक द्रव्यमान, ठीक है, विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है, विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को एकांक ताप की वृद्धि कर सके, ठीक है। तो क्या करती है विशिष्ट ऊष्मा? जो इसके एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में वृद्धि कर सकती है। तो विशिष्ट ऊष्मा में क्या करेंगे? m इज इक्वल्स टू 1 डेल्टा टी, जो ताप में होने वाली वृद्धि है उसको भी हम लोग क्या ले लेंगे? 1। तो इस विशिष्ट ऊष्मा एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में होने वाली वृद्धि को अगर दर्शाता है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए आपका क्या होगा? S इज इक्वल्स टू Q, ठीक है। तो ये हुआ आपका विशिष्ट ऊष्मा। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ में एकांक द्रव्यमान में, ठीक है, एकांक वृद्धि, उसके टेम्परेचर में, उसके ताप में एकांक होने वाली वृद्धि को दर्शाएगा, ठीक है। जिनकी स्पेसिफिक हीट, जिन वस्तुओं की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है वे वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जल्दी गर्म होंगी, ठीक है, सॉरी, देर से गर्म होती हैं और देर से ठंडी होती हैं। और जिन वस्तुओं की स्पेसिफिक हीट कम होगी, जिनकी स्पेसिफिक हीट कम होगी वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होंगे, और ये वाले जिनकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है वो देर से गर्म होते हैं और साथ ही देर से ठंडे होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जल्दी गर्म क्या हो जाता है? रेत को देखेंगे तो बहुत जल्दी गर्म होता है और रात के समय पे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ठंड होता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो उसकी विशिष्ट ऊष्मा है वो कम होगी या फिर ज़्यादा। ये क्लियर हुआ आपको? ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ताप में वृद्धि कि ऊष्मा के प्रभाव ताप में वृद्धि इस पे कैसे इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद हम बात पहुँचे कि जो ऊष्मा है वो डिपेंड कर रहा है द्रव्यमान पर, ताप में होने वाली वृद्धि पर और वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। जो S है वो ऐसा नियतांक है जो आपको बताएगा कि वस्तु की प्रकृति पर ही निर्भर करने वाला नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। S की वैल्यू निकाली हमने, Q अपॉन M डेल T हो गया। ये इसका मात्रक हमने निकाला जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। अगर एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में होने वाली वृद्धि को क्या दर्शाता है? स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा है, आप लोग नोट कर सकते हैं कि यदि 25 ग्राम कॉपर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 487.5 जूल ऊष्मा देनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा T, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द्रव्यमान कॉपर का, तो ये कितना दिया हुआ है? 25 ग्राम। डेल T क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर कितना से कितना बढ़ाया जा रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, मतलब कि डेल T कैसे निकालेंगे? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो इस तरह से आप 75 डिग्री सेल्सियस में से 25 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो आपका टेम्परेचर आएगा 50 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है आपका? डेल T। क्लियर? और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Q की वैल्यू दी हुई है 487.5 जूल। Q की वैल्यू क्या दी है? 487.5 जूल। कुछ नहीं, सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आपको बस इसमें पुट करना है। आपकी इस विशिष्ट ऊष्मा जूल पर केजी इंटू डिग्री सेल्सियस में आ जाएगी। क्या आएगा? 487.5, Q की वैल्यू 25, ये M की वैल्यू, और T की वैल्यू क्या है? इंटू 50। क्लियर? इस इक्वेशन, इस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने पर हमारी जो वैल्यू आती है वो है 0.39, 0.39, और इसका मात्रक क्या होगा? Q का मात्रक जूल,
डिवाइड में क्या है, m का मात्रक kg और टेम्परेचर का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा आपका आंसर। आप सभी इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, इसके सॉल्यूशन को, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ऊष्माधारिता, ठीक है। ऊष्माधारिता क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान को, ठीक है, जैसे विशिष्ट ऊष्मा में क्या होता था, उसके एकांक द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ाता था। लेकिन ऊष्माधारिता क्या है, ऊष्माधारिता जो है, हीट कैपेसिटी जो है, वो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान में, पूरी द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ाएगा, ऊष्माधारिता कहलाता है, ठीक है। तो क्या करता है ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान में, पूरे द्रव्यमान में, और विशिष्ट ऊष्मा में क्या होता था, एकांक द्रव्यमान में ही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता था। ये क्या करता है, संपूर्ण द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, ऊष्माधारिता कहलाता है। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ऊष्माधारिता इज इक्वल्स टू होगा द्रव्यमान का मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ लेंगे, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, क्लियर। तो ये क्या होगा, m इंटू s, ठीक है। तो जो हीट कैपेसिटी है आपकी, ऊष्माधारिता की वैल्यू क्या हो गई, m इंटू एस। और अगर आप इसकी इकाई देखेंगे, इसका यूनिट देखेंगे तो क्या होगा, इसकी यूनिट क्या है, होती है kg। इसका यूनिट क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, जूल अपॉन kg इंटू डिग्री सेल्सियस, है ना। ये kg से ये kg कैंसिल होगा, तो ऊष्माधारिता की इकाई क्या होगी, ऊष्माधारिता की इकाई होगी जूल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होगा आपका हीट कैपेसिटी या फिर ऊष्माधारिता की इकाई होती है, क्लियर। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट आपका मिश्रण का अगर साम्य ताप आपको निकालने बोला जाए तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से देगा आपको कि दो पानी है, ठीक है, एक 80 डिग्री सेल्सियस पे है और एक 20 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब एक बहुत ज़्यादा गर्म है और एक 20 डिग्री सेल्सियस पे मतलब कि बहुत ठंडा है। तो तीसरी बाल्टी में 1 लीटर गर्म पानी और 1 लीटर ठंडा पानी मिलाते हैं, तो इस मिश्रण का ताप क्या होगा। 2 बाल्टी है आपके पास, एक क्या है 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे है, ठीक है, एक कैसे है 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे है जो एक पानी है, और दूसरा जो पानी है वो 20 डिग्री सेल्सियस के ताप पर है, टेम्परेचर पे है, क्लियर। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों ही पानी है ना, इसका हम लोग 1 लीटर का अगर बनाते हैं तो एक हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 लीटर हम लोग इसमें 80 डिग्री सेल्सियस वाला पानी डाल रहे हैं और 1 लीटर है इसमें हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को मिला रहे हैं। तो ये जो वाटर बन रहा है इसका टेम्परेचर क्या होगा, कैसे निकालेंगे आप इसका टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर भी कभी भी आपको इसका अगर 2 आपको टेम्परेचर्स की वैल्यू दे दी है तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है कि T इज इक्वल्स टू M1 T1 प्लस M2 T2 अपॉन T1 प्लस M1 प्लस M2, क्लियर। तो M1 M2 क्या है यहाँ पे 1 लीटर ही लेंगे हम लोग, 1 ही है इसकी वैल्यू, है ना, 1 लीटर ही लिया था हमने। तो 1 मल्टीप्लाई T1 की वैल्यू क्या थी 80 प्लस 1 मल्टीप्लाई T2 की वैल्यू क्या है 20 लिया था, ये हमने T2 है, ये हमारा T1 है, टेम्परेचर 1 है ना। तो ये क्या हो गया 20, M1 प्लस M2 कितना है 1 प्लस 1, क्लियर। तो ये क्या हो गया 80 प्लस 20 अपॉन ये आया आपका 2, ठीक है। तो 80 प्लस 20 कितना हो गया 100,
अपॉन 2, तो ये आपका आएगा आंसर 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से अगर आप दो टेम्परेचर के पानी, एक 80 डिग्री सेल्सियस का वाटर लेंगे और एक 20 डिग्री सेल्सियस का अगर आप वाटर लेते हैं, आप दोनों को मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने पे जो बना आपका जो वो पानी है उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो उसका आंसर आपका आएगा 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ आपको? आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको टेम्परेचर अलग अलग दे देगा कि इसका 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका 60 डिग्री सेल्सियस है, तो बनने वाले नए जो मिक्सचर होगा पानी का, ये क्या है, मैंने ये क्या टॉपिक बताया है, मिश्रण का साम्य ताप। ये क्या है, एक तरह का मिश्रण है ना, आपने अपनी 9th की क्लास में पढ़ा होगा। तो मिश्रण का साम्य ताप, मैंने ये टॉपिक अभी आपसे डील किया है। अगर ऐसा कुछ दे आपको तो इसका हमें टेम्परेचर बताना होता है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको बना सकते हैं। क्लियर? आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।